नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप अक्सर मुझे कहते हो कि मैं आपके सवालों के जवाब नहीं देता, कमेंट्स पढ़ता नहीं हूं, ठीक है। तो भैया आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है सारे सवालों के जवाब। मैं हर वीडियो के माध्यम से आप जो भी मुझे कमेंट करोगे उसका एक वीडियो बनाकर सारे सवालों के जितने भी आप कमेंट्स करते हो, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जो भी कमेंट करते हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इस सीरीज के तहत, ठीक है। तो फिलहाल आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह थे इससे पहले वाले वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मुझे जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है उनका। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ सवाल है, मैं सवाल आपको बता देता हूँ और वो सवाल मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्या क्या आपने एग्जैक्टली पूछा है। यहाँ पर पहला सवाल तो है, बहुत ही लंबा सवाल पूछा है जो आपको डायरेक्ट मैं हिंदी में करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पूछा है, ठीक है। देखिए, नमस्कार, मैं अशोक भावनगर से हूँ। मेरे हिसाब से 2007 से लेकर 2017 का वेतन प्लस 119.5% आईडीए, यह 2017 का मूल वेतन है। फिर निकाय और यूनियन द्वारा तय किए गए अनुसार अतिरिक्त भत्ता मिलता है, ठीक है। तो फिर 2017 का मूल वेतन क्या है और आईडीए आज तक का क्या होगा, आज तक की कौन सी राशि वेतन या फिर पेंशन मानी जाएगी, ठीक है, उनका पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल ये मेरा मुद्दा है कि आज तक का बकाया और उस पर ब्याज क्या है। और भी उन्होंने सवाल पूछा है, सर जब सभी बीएसएनएल कर्मचारियों ने बीएसएनएल को निगम के रूप में स्वीकार किया था तो सरकार ने सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने की गारंटी दी थी, ठीक है, यानी कि आश्वासन दिया था। तो फिर इस प्रारूप में भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसका स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक है। और भी सवाल पूछे हैं, यदि सरकार का कहना है कि बीएसएनएल घाटे में है तो सरकार के कई विभाग भी घाटे में है, इसलिए बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए आवश्यक कदम उठाए। सवाल बहुत सारे पूछ लिए इन्होंने, 3-4 सवाल पूछ लिए, उनका जवाब दूंगा। उसके बाद हमारे और भी सब्सक्राइबर के सवाल है। यहाँ पर देखिए, एक सवाल है, सर मैं 1/1/2020 को उन्होंने वीआरएस लिया है और वीआरएस लिया उस टाइम उनका बेसिक सैलरी कितनी थी, 24,140 रुपए थी, ठीक है। आज उनकी पेंशन है 12,070 रुपए। तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनका बेसिक कितना बनेगा, उनकी बेसिक पेंशन अब कितनी बढ़ेगी, है ना। उसके बाद एक और सवाल पूछा है, अधिकारियों के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए जो कि रिवाइज पे स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का ही हम सवाल करते हैं, मैं जवाब भी उनको देता हूं, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के बारे में ही बात करता हूं, लेकिन कभी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के बारे में कभी बात नहीं की कि उनका पे स्ट्रक्चर कितने होने वाला है, थर्ड पीआरसी के बाद उनको क्या फायदा होने वाला है। तो भैया आज इस वीडियो में उनको जो उनकी कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। एक और सवाल है जो कि चौथा सवाल है, एमटीएनएल में बीएसएनएल के कंपैरिजन में स्केल ज्यादा है तो भैया सैलरी कहाँ फिक्स होगी, एमटीएनएल के हिसाब से होगी या फिर बीएसएनएल के हिसाब से होगी। आज इस वीडियो में इसके बारे में भी मैं जवाब दूंगा आपको। अब देखिए, पांचवा सवाल है जो कि आखिरी सवाल है, 2017 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए बेसिक पेमेंट या फिर बेसिक पेंशन की प्रॉब्लम को विस्तार से कैसे हल किया जाए, इसके बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा, अपने जानकारी के हिसाब से पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारी सीरीज है सारे सवालों के जवाब, इसमें बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो बनने वाला है क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि भैया जो हमारे अशोक जी है उनका जो पेंशन रिजर्व और थर्ड पीआरसी से जुड़े 4 सवाल हैं, पहले उनका जवाब दूंगा, उनके बाद सारे जो भी सब्सक्राइबर है उनका जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा, जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, सारे सवालों के जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला अशोक जी का सवाल, सारे सवालों के जवाब देते हैं। मैं सभी सब्सक्राइबर से बोलना चाहूंगा, अब मैं यहाँ पर सवाल नहीं पढ़ने वाला हूँ, डायरेक्ट आपको पहला सवाल जो अशोक जी ने पूछा था वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो भैया अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए, भावनगर से हैं जो, ठीक है। तो देखिए, उनका पहला सवाल 2017 का मूल वेतन और आज के आईडीए में दोनों को बताइए, ठीक है। अब देखिए, अभी तक बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है और नियम यह है कि 1/1/2017 से लागू होना था, ठीक है। अब 2017 का मूल वेतन क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी अधिकतर कर्मचारी 2007 के पे स्केल पर है, ठीक है। अधिकतर यानी कि सभी है, ठीक है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड पीआरसी लागू होता है तो फॉर्मूला ये है कि भैया आपकी जो पुरानी सैलरी थी यानी कि 31/12/2016 में जो पुराना वेतन था वो
प्लस 119.5% और प्लस फिटमेंट फैक्टर जो सरकार निर्धारित करेगी। ठीक है, अब भले वो 0 करे, 5% करे, 10% करे या 15% जो कि कर्मचारियों ने डिमांड की थी। ठीक है, अभी आज का आईडीए की बात करें तो भैया इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस जो 2007 के वेतन पे स्केल के अनुसार अभी का जो आईडीए चल रहा है जनवरी 2025 तक का आईडीए लगभग 225.2% के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, जनवरी का आईडीए, फिलहाल दिसंबर 2025 चल रहा है तो जनवरी 2025 में 225.2% आईडीए था आपका और अक्टूबर 2024 में यह आईडीए 224.2% था। ठीक है, और अभी फिलहाल की बात करें दिसंबर 2025 की तो 233.2% आपका आईडीए है। अब 2026 का आईडीए जो इंक्रीमेंट वो नहीं हुआ है वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन था अशोक जी, वेतन और पेंशन में कौन सी राशि मानी जाएगी। अब पहले सैलरी की बात करें, फिर पेंशन की, फिर इश्यूज की बात करेंगे। ठीक है, तो वेतन जो सैलरी है कर्मचारियों के लिए उनका मूल वेतन बेसिक पे प्लस वर्तमान जो आपका आईडीए चल रहा है, फिर एचआरए और अन्य भत्ते मिलाकर कुल वेतन बनता है। जो आपका वेतन कब बनता है, आपका मूल वेतन जो आपकी बेसिक सैलरी चल रही है वो, फिर आईडीए मिलता है, फिर उसके बाद एचआरए, मकान का किराया वगैरह ये सब मिलते हैं, तब आपका पूरी सैलरी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब पेंशन की बात करें, बीएसएनएल के उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी सेवा से आए थे यानी कि ड्यूटीज है, उनकी पेंशन रूल 37A के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अब यहाँ पर पेंशन की रिटायरमेंट जो कैलकुलेशन होती है वो रिटायरमेंट के समय जो आपका लास्ट बेसिक पे, बेसिक सैलरी थी और लास्ट जो आपका तत्कालीन उस पर जो आईडीए लगा था बेसिक पे के हिसाब से वही आधारित होती है। ठीक है, अब इशू ये है भैया कि पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि भले ही कर्मचारियों का वेतन ना बढ़े लेकिन पेंशन भोगियों का पेंशन रिवीजन हो जाना चाहिए 1/1/2017 से किया जाए, मतलब उस तारीख के हिसाब से किया जाए। और 2007 पे स्केल पर जो केंद्रीय कर्मचारियों का था उसी पे स्केल 2.57 के हिसाब से किया जाए। ठीक है, अब क्योंकि उनका वेतन से सीधा संबंध नहीं है और पेंशन सरकार के खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, तो भैया हमारा पे रिवीजन यानी कि वेज रिवीजन से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। आप हमारा पेंशन डोड देती है तो डोड ही रिवाइज कर दे हमारा पेंशन रिवीजन। ठीक है, अब भैया आपने एक सवाल में बकाया और ब्याज की स्थिति के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया था, तो देखिए आज की तारीख में 2017 से वेतन संशोधन न होने के कारण यानी कि एरियर का कोई भी आधिकारिक सरकारी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आपको एरियर मिलेगा या नहीं ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सरकार ने अभी तक संशोधन को मंजूरी नहीं दी है। अगर संशोधन को मंजूरी दे दे तो उसमें निकल कर आएगा कि एरियर आपको मिलेगा या नहीं। ठीक है, अब एरियर संशोधन ही नहीं हुआ है तो एरियर का कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कल को सरकार थर्ड पीआरसी को 2017 यानी कि नोशनल के बजाय एक्चुअल बेस पर लागू करती है तब जाकर भारी बकाया राशि बनेगी। ठीक है, अब एरियर अगर आपको चाहिए तो जो सरकार नोशनल बेस पर थर्ड पीआरसी लागू करने वाली है, अगर एक्चुअल बेस यानी कि जो नियम कहता है उसके हिसाब से किया जाए तो आपको एरियर मिलने की 100% संभावना है। ठीक है, और वो भी भारी बिग बजट के साथ, लमसम पेमेंट के साथ मिलेगा। ठीक है, अब ब्याज की बात करें तो सरकारी नियमों में वेतन बकाया पर ब्याज मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। अब सरकारी नियम आपको पता है कि ब्याज चलो मूल दे दे वही बहुत है, ब्याज तो छोड़ो, है ना, जब तक कि कोर्ट का कोई भी विशिष्ट आदेश ना हो, मतलब कोर्ट जब तक आदेश नहीं देगी तब तक आपको ब्याज मिलना तो भैया लगभग असंभव है। ठीक है, एक और चौथा सवाल था उनका, केंद्रीय कर्मचारियों के समान गारंटी दी गई थी। अब देखिए चौथा सवाल यह था कि बीएसएनएल का गठन हुआ था तब ये कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारी जो होंगे सेंट्रल एम्प्लॉइज की तरह ही आपको पेंशन रिवीजन होगा, आपको जो सैलरी वगैरह मिलेगी वो उनके हिसाब से मिलेगी। अब यहाँ पर इसका क्या जवाब है वो देख लेते हैं। जब 2000 में बीएसएनएल बना तब कर्मचारियों को सीडीए यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस से आईडीए पैटर्न पर इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस में किया गया था। ठीक है, मतलब जो सीडीए से हटाकर आईडीए पैटर्न पर लाया गया था। अब यहाँ पर गारंटी क्या दी थी सरकार ने कि यह कहा गया था कि बीएसएनएल एक कारपोरेट इकाई है, कारपोरेट यूनिट है, जहां लाभ होने पर कर्मचारियों को केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है उनसे बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही पेंशन की सुरक्षा रूल 37A के तहत दी गई है। ठीक है, अब सरकार ने तो गारंटी ली थी भैया कि आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इनसे ज्यादा ही, क्योंकि वो एक पीएसयू कंपनी है, वो उनके उसके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर रखा जाएगा, कितना ज्यादा अच्छा रखा जाएगा। तो भैया यहाँ पर तो थोड़ा सा धोखा हो गया है। ठीक है, कर्मचारियों के साथ।
अब धोखा कहाँ हुआ वो देख लेते हैं। सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि सामर्थ्य खंड लगा दिया कंपनी पर। अब वो इसलिए लगाया, इसके अनुसार केवल वही पीएसयू वेतन बढ़ा सकते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रॉफिट कमाया हो। बीएसएनएल घाटे में होने के कारण इस क्लोज में फंस गया। अब भैया वो जाहिर सी बात है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज इसीलिए लगाया है ताकि आपकी कंपनी को बचाया जा सके, क्योंकि भैया आप खुद देखिए कि बीएसएनएल काफी लॉस में जा रही है, इसलिए कंपनी डूबने वाली थी। अब डूबने से बचाने के लिए सरकार ने रिवाइवल पैकेजेस दे रही है, हर साल दे रही है, ठीक है। अब सरकार ये तो नहीं करेगी कि भैया लागू कर दो अफोर्डेबिलिटी क्लोज, आपके कंपनी पर पहले से लगा हुआ है और वो थर्ड पीआरसी के खर्चे भी अलग से दे दे। वो सिर्फ रिवाइवल पैकेज दे सकती है जो कि हजारों करोड़ का है, कंपनी को आज तक बचा के रखा है, ठीक है। अब जो थर्ड पीआरसी वो आपके खुद के दम पर अपने बेनिफिट से आपको कमाना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया धोखा, अब इसको धोखा नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर आपकी कंपनी को बचाया गया है, ठीक है। और कर्मचारियों की तरफ से बात करें तो धोखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बीएसएनएल के गठन के टाइम पे तो बोल दिया था कि भैया आपको केंद्रीय कर्मचारियों से ज्यादा ही फायदा मिलेगा, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपने तर्क दिया था, जो मेरे सब्सक्राइबर ने तर्क दिया था कि जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों उनके समान हमको फायदा नहीं मिल रहा है, जैसे कि बात करें, आपका तर्क बिल्कुल सही है। रेलवे या फिर अन्य कई सरकारी विभाग घाटे के बावजूद भी 7वें वेतन आयोग का लाभ पा रहे हैं। अब अंतर यह है कि भैया वो सीधे सरकारी विभाग से है और बीएसएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि पीएसयू एक तरह की कंपनी है, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रीज है, ठीक है। यूनियनों का यह कहना है कि बीएसएनएल को एक विशेष केस मानकर थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थिति के लिए नीतियां जिम्मेदार है, ना कि बीएसएनएल कर्मचारी, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया इनका पे रिवीजन होना चाहिए किसी भी हालत में। बीएसएनएल यू का कहना है, दबाव बना रही है मैनेजमेंट पर कि भैया इनका थर्ड पीआरसी लागू होना चाहिए। अब भले ही आपकी जो कंपनी घाटे में जा रही है वो आपकी नीतियों के कारण जा रही है, जो आपने नियम लागू किए उसके कारण जा रही है, ना कि हमारे कर्मचारियों के कारण। तो उनका क्या दोष, 2017 से आपने पेंडिंग रखी थी सिर्फ यही कहकर कि भैया 4G रोल आउट करेंगे, 5G रोल आउट करेंगे, इसके बाद प्रॉफिट होगा। तो ऐसे करते करते 9 साल कर दिया आपने। तो उनके अनुसार यहाँ पर दबाव बना रही है कि कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5वां सवाल था कि अब ये जो सवाल चल रहे हैं दोस्तों, ये सवाल अशोक जी के हैं, ठीक है। अब इस पर लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं और बाकी के जो बचे सवाल हैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो सकता है, आपके सवाल के जवाब आपको जानने हैं, 100% जानने हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको इससे जुड़े काफी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट ये है अशोक जी के सवाल पर, पेंशन रिवीजन का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट और केट में पेंशन रिवीजन को लेकर केस चल रहे हैं। हालिया रुख जो है वो पॉजिटिव रहा है, जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पेंशन भोगियों को वेतन संशोधन से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो इससे फायदा ही होगा, क्योंकि इससे डीलिंग की जो वो है प्रोसेस वो आगे चली जाएगी। और डीलिंग का अगर हो गया, अलग अलग हो गए दोनों, वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको 7 सीपीसी यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, जो भी नहीं मिली थी आज तक। अब 4G 5G रोल आउट का मामला देख लेते हैं। सरकार का कहना है कि जैसे ही बीएसएनएल का 4G जो कि स्वदेशी तकनीक पर आया है से पूरी तरह चालू हो जाएगा और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ जाएगी, तो वेतन संशोधन पर विचार किया जाएगा। तो भैया अभी तो कभी प्रॉफिट में नहीं आई, चलो 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, तो अब भी विचार नहीं करेंगे, कम से कम अभी तो बढ़ाइए, 9 साल हो गया है, ठीक है। अब यूनियन की सक्रियता क्या है, देखिए यूनियन क्यों एक्टिव है। हाल ही में यूनियन ने दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिनका मुख्य एजेंडा यह था कि 1/1/2017 से वेतन संशोधन और पेंशन रिवीजन होना चाहिए। मुख्य उनका यही, इसीलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली में, क्योंकि 1/1/2017 से आपका पेंशन रिवीजन नहीं हुआ और न ही आपका वेज रिवीजन हो, और ये होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए गए। अब यह अशोक जी के लिए थोड़ा मेरी तरफ से राय है। फिलहाल स्थिति है वो बहुत ही संघर्ष से भरी हुई है। कानूनी तौर पर पेंशन रिवीजन की जीत होना संभव है, मतलब पूरी संभावना उसकी, और वेतन संशोधन से पहले लग रहा है, ठीक है। जो आपका पेंशन रिवीजन है वो वेतन संशोधन से पहले हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी संगठन है, यूनियन है, वो सरकार पर पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं, और ये सब तभी हो पाएगा जब सारे पेंशनर्स है और कर्मचारी है, ठीक है। अब कर्मचारियों का वेतन संशोधन तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज पर डिपेंड करता है, चलो वो छोड़ दिए, लेकिन जितने भी पेंशनर्स यूनियन है वो सभी को एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आपका
डीलिंग हो पाएगा। ठीक है, अब फिलहाल अशोक जी के सारे सवाल खत्म हो गए आई होप, और आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा। अब फिलहाल हमारे पास 4 सवाल और है, तो उनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सवाल है उनका, तो उन्होंने वीआरएस लिया था, उस टाइम उनकी बेसिक सैलरी 24,140 रुपए थी, और आज की उनकी बेसिक पेंशन 12,070 रुपए है। तो थर्ड पीआरसी आने पर, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद उनकी पेंशन कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो जवाब दूंगा वो थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा है, लेकिन मैं उसका कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन से आपका जो ये हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा होने वाला है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट आपको हिंट भी दूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। देखिए वीआरएस कर्मचारी का थर्ड पीआरसी में संभावित वेतन यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से कितना है आपके, देखिए जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है 1/1/2020 को बेसिक कितना था उनका 24,140 रुपए। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पीआरसी के नियमों के अनुसार वेतन संशोधन कब होने का था, यानी कि इफेक्टिव डेट 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 को लागू माना जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेशन के हिसाब से इसका गणित समझेंगे तो जो आपको 3% इंक्रीमेंट वार्षिक वृद्धि जो मिलती है उसको पीछे ले जाए। ठीक है, मतलब आपको 2020 के हिसाब से आपकी सैलरी बता रहे हैं, तो हमें क्या है 1/1/2017 के हिसाब से जानना है। तो उनका बेसिक सैलरी 1/1/2017 में अगर देखें तो मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा है 22,090 के आसपास जाएगी। ठीक है, और पहले कितनी थी 24,140 थी। कितना 2017, 18, 19, 20 मतलब 3 साल में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ वो 24,140 रुपए हुआ 22,090 रुपए से। ठीक है, अब 1/1/2017 में आपका जो सैलरी कितना था, बेसिक सैलरी थी 22,090 रुपए। अब आपने वीआरएस ले लिया, अब हम 2017 के हिसाब से देखेंगे तो आपका कितनी सैलरी बनती है आज अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो। ठीक है, देखिए 1/1/2017 का जो बेसिक, अगर थर्ड पीआरसी का जो फॉर्मूला है उसकी बात करें तो फॉर्मूला ये रहेगा कि जो पुराना बेसिक है आपका यानी कि 1/1/2017 के टाइम पे प्लस 119.5% उसका एड होगा, प्लस फिटमेंट जो सरकार देगी आपको। ठीक है, अब स्टेप 1 में देखेंगे हम तो आपकी सैलरी 2017 के हिसाब से हमने क्या मानी थी 22,090 रुपए आई थी। 22,090 रुपए का 119.5% कितना होता है 26,397 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों को यानी कि 22,090 और 26,397 रुपए को हम प्लस कर देंगे तो आपकी सैलरी निकल कर आएगी 48,487 रुपए आपकी सैलरी बनती है। अभी हमने 15% फिटमेंट इसमें ऐड नहीं किया है, तो भैया अगर फिटमेंट ऐड करें तो सरकार 15%, अभी सरकार ने क्या है कर्मचारियों ने डिमांड की है जस्ट कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। अब सरकार आपको 0 दे दे, 5% दे दे, 10% दे दे या 15% दे दे, अभी हम जस्ट मान के चलते हैं अगर आपको 15% फिटमेंट सरकार ने घोषित कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया या फिर 15% देगी, तो भैया आपका जो सैलरी थी 48,487 रुपए थी, उसका 15% होता है 7,273 रुपए। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 48,487 रुपए और 15% फिटमेंट जो कि निकल कर आया था 7,273 रुपए को जोड़ देंगे तो 55,760 रुपए देगी। अब भैया स्टेप 3 में हम बात करें आपके फिर से फिटमेंट की, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं दिया है और कर्मचारियों ने 15% मांगा था और हमने 15% से कैलकुलेट किया। ठीक है, अब 15% से तो कैलकुलेट किया, लेकिन सरकार ने अगर मान के चलिए 0 कर दिया, अगर आपका फिटमेंट 0% लागू कर दिया तो क्या होगा, 0% लागू कर दिया तो आपका जो 15% हमने कैलकुलेट किया था वो हट जाएगा, यानी कि 7,273 रुपए माइनस हो जाएंगे और आपका बेसिक सैलरी कितना, पुरानी सैलरी और 119.5% के बाद कितनी बनी थी 48,487 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आपने पूछा था कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, तो 48,487 रुपए होगी थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी बेसिक पेंशन अगर जोड़े, जैसे बेसिक सैलरी तो हमने निकाल ली, ठीक है, लेकिन बेसिक पेंशन की बात करें तो जो आपकी बेसिक पेंशन कितनी थी पहले 12,070 रुपए चल रही थी पुरानी। अब हम अगर नई पेंशन थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की बात करें तो नई पेंशन बनेगी 24,243 से लेकर 27,880 रुपए के बीच हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके निकाल लिया है ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो इससे आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपकी पेंशन बन रही भैया फिलहाल 24,243 से लेकर 27,000 के बीच में बनेगी। ठीक है, और पहले 12,070 रुपए थी। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब फिलहाल यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर क्या होगी। रिवाइज्ड यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बात करते हैं हम,
जो उनका पे स्ट्रक्चर छोटा होता है, लेकिन उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मुझे एग्जीक्यूटिव कर्मचारी ने मुझे अपनी सैलरी के हिसाब से वो पूछा है कि थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो उनका पे स्ट्रक्चर कितना बढ़ता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, आपका पे स्ट्रक्चर आपके ग्रेड के हिसाब से बताऊंगा कि आप कौन से पोस्ट पर है, और उसके बाद सेकंड पीआरसी के तहत आपका कितनी सैलरी थी, और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितनी इंक्रीमेंट होगी वो बताऊंगा। ठीक है, देखिए फिलहाल आपका ग्रेड है E1 जेटीओ। ठीक है, उनकी सैलरी पुरानी सैलरी है 16,400 से लेके 40,500 तक। अब जितनी भी सैलरी उसके बाद थर्ड पीआरसी यानी कि 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होने पर उनकी सैलरी बढ़ेगी 40,000 से लेके 1,40,000 तक। ठीक है, उसके बाद E2 SDE की बात करें, जो ग्रेड है उनकी बात करें तो पुरानी सैलरी थी 20,600 से लेके 46,500 तक। थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद सैलरी होगी 50,000 से लेके 1,60,000 के समथिंग संभावित पहुंच सकती है। ठीक है, अब वो 15% फिटमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर सरकार फिटमेंट निर्धारित करती है 0% तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फिलहाल मैं 15% के हिसाब से बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर देखिए E3 SR SDE EE है, जो ग्रेड है, जो पोस्ट पर है, उनकी सैलरी पुरानी थी 24,900 से लेके 50,500 तक। थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद 60,000 से लेके 1,80,000 तक उनकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब E4 AGM की बात करें तो 29,100 से लेकर 54,500 रुपए उनकी सैलरी थी सेकंड पीआरसी के अनुसार। थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनकी सैलरी बन जाएगी 70,000 से लेके 2 लाख रुपए उनकी सैलरी होगी। अब E5 DGM की बात करें तो 32,900 से लेके 58,000 रुपए आपकी सैलरी पुरानी सैलरी थी, और ये बढ़कर थर्ड पीआरसी में 80,000 से लेकर 2,20,000 तक हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर सारे एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं भैया, अधिकारियों की। ठीक है, जो बड़े पोस्ट पे हैं, जो कि मैनेजमेंट ऑफिस में बैठते हैं, जो कि बड़े डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में है E6 जो कि सबसे बड़ा पद है, GM SG DGM की बात करें तो 36,600 से लेके 62,000 पुरानी सैलरी है आपकी। थर्ड पीआरसी लागू होने पर 90,000 से लेके 2,40,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। जस्ट मैंने एक टेबल बनाई थी और उसके अनुसार मैंने कोशिश की है कि आपको आपका जवाब मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको जवाब मिल जाएगा। अब देखिए ये है कि अधिकारियों का वेतन संशोधन भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज की वजह से रुका है। ऑफिसर्स है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, सभी का वेतन संशोधन अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर अटका है। ठीक है, वो क्लियर हो जाए तो आपका थर्ड पीआरसी आपको मिल जाएगा। अब यहां पर हमारा चौथा सवाल है, एमटीएनएल पे स्केल बीएसएनएल से बेहतर है और फिक्सेशन की प्रॉब्लम है इसमें। फिक्सेशन की समस्या को दूर करते हैं, कौन से पे स्केल पर थर्ड पीआरसी लागू होगी पेंशन रिवीजन के मामले में। ठीक है, तो भाई पेंशन रिवीजन हो या फिर देखते हैं ना। अब भैया ये जो इशू है ये बहुत ही पेचीदा इशू है, क्योंकि एमटीएनएल के पे स्केल हमेशा बीएसएनएल के पे स्केल से एक कदम आगे रहे हैं। अब तुलना की करें तो बीएसएनएल में जो E2 स्केल है वो एमटीएनएल में उसके बराबर से कई ऊंचा है। ठीक है, अब यहां पर पेंशन फिक्सेशन का मामला है। जब पेंशन रिवीजन की बात आती है तो स्केल टू स्केल रिवीजन में एमटीएनएल वालों की हमेशा अधिक पेंशन रहती है। ठीक है, मतलब पेंशन रिवीजन के मामले में भी भैया एमटीएनएल वाले जो पेंशनर है वो बीएसएनएल से कहीं आगे है। ठीक है, मतलब एक कदम आगे ही है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डॉट है वो विचार कर रहे हैं कि भैया दोनों को कॉमन पे स्केल बनाया जाए। लेकिन नियम क्या कहता है, वर्तमान नियम के अनुसार कर्मचारी जिस स्केल से रिटायर हुआ है उसे उसी के संबंधित संशोधित यानी कि रिवाइज स्केल में फिक्स किया जाए। ठीक है, अब भैया जो कर्मचारी है उसके रिटायरमेंट पर डिपेंड करता है, जिस पे स्केल पर रिटायर हुआ उसी पर उसको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर एमटीएनएल का स्केल ऊंचा है तो उनकी पेंशन भी उनके अनुपात से ऊंची होगी। ठीक है, बीएसएनएल के अब बीएसएनएल का छोटा पे स्केल है, तो अगर कर्मचारी छोटे पे स्केल पर आया है तो वो एमटीएनएल के रिवाइज के हिसाब से तो नहीं चल सकता, क्योंकि एमटीएनएल तो ऑलरेडी ऊंचा है। तो भैया बात यही आती है कि जो जिस पे स्केल पर रिटायर होंगे उसी पे स्केल पर उनका पेंशन रिवाइज होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है लेकिन ये सब बात मुझे पता है। आपके सवाल इतने हैं कि जवाब काफी लंबा हो रहा है, क्योंकि भैया वो जवाब देना भी जरूरी है। जैसे कि आप बोलते हो कि जवाब नहीं देते। आई होप आपका जवाब, आपके सवालों के जवाब आपको ठीक तरीके से मिल रहे होंगे। ठीक है, मुझे कमेंट करिएगा कि कितना सटीक आंसर है मेरा। ठीक है, फिलहाल
पांचवा क्वेश्चन है 2017 से पहले रिटायर वालों के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या उनको थर्ड पीआरसी मिलेगी या नहीं। जो लोग 2017 से पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है पेंशन डीलिंकिंग की। ठीक है, पेंशन डीलिंकिंग होगा या फिर नहीं। ठीक है, देखिए समस्या ये है कि वर्तमान नियम में जब तक काम करने वाले कर्मचारी का वेज रिवीजन नहीं बढ़ेगा तब तक पेंशन भोगियों का पेंशन रिवीजन नहीं होगा या फिर पेंशन नहीं बढ़ेगी। क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए वेतन नहीं बढ़ रहा है और पेंशन भोगी भी बिना गलती के इस सभी झमेले में पिस रहे हैं। ठीक है, तो अब भैया सॉल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। न्यू अपडेट, कानूनी रास्ता है, 7 सीपीसी का फॉर्मूला है और ताजा अपडेट भी देखते हैं। कानूनी रास्ता है, दिल्ली हाईकोर्ट और केट में तर्क दिया गया था कि पेंशन भोगियों को अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि कंपनी का घाटा से नहीं जोड़ा जा सकता। अब पेंशन भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से जाती है, बीएसएनएल के मुनाफे से नहीं। ठीक है, अब भैया हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और केट ने यहाँ पर बता दिया है कि उनका तर्क है कि पेंशन भोगियों को डोट से पेंशन आती है, ना कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से, सॉरी बीएसएनएल से। अब बीएसएनएल से नहीं आती आपको पेंशन तो भैया बीएसएनएल के घाटे और नुकसान से आपको कोई लेना देना नहीं है और उनके घाटे नुकसान से आपको जोड़ा जा सकता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 सीपीसी का फॉर्मूला लगता है। अब पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की तरह 2.57 या फिर 2.51 की तरह मल्टीप्लायर का जो पे स्केल है, जो फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था उसी के हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज कर दी जाए, भले ही उनका जो बीएसएनएल के वेतन संशोधन में देरी हो। पेंशन भोगी सीधी सी डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमें डोट से पेंशन आती है तो जो केंद्रीय कर्मचारियों की तरह, जैसा कि बीएसएनएल के गठन के समय कहा गया था कि आपको केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशन रिवाइज किया जाएगा, तो उसी तरीके से हमें 7 सीपीसी के अनुसार हमारा भी पेंशन रिवाइज कर दिया जाए और हमें बीएसएनएल के घाटे और फायदे से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, भले थर्ड पीआरसी लागू हो या नहीं हो, ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ताजा अपडेट ये है कि हाल ही में संचार मंत्रालय ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं और पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से डीलिंक यानी कि अलग करने की फाइल पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, यदि ये हो जाता है तो 2017 से पहले वालों को, 17 से पहले वाले जो भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन सीधे संशोधित हो जाएगी, मतलब उनका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि सरकार क्या जवाब देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिलहाल सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और इन जवाबों से रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, फिर से जो भी कमेंट्स वगैरह है, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे द्वारा दिए गए जवाब कितने ज्यादा सटीक थे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।